बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं हूं रुखशान मीर। 27 मार्च 2022 को पीटीआई चेयरमैन ने अपनी जेब से निकालकर एक खत लहराया था और इस बात का दावा किया था कि उनकी हुकूमत का खात्मा बैरूनी कोशिशों और बैरूनी साजिशों की वजह से हुआ है। और ये जो खत उन्होंने लहराया था, इसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हुई कि उन्होंने खिलाफ वर्जी की है और जो साइफर उन्हें अमेरिका की जानिब से भेजा गया उसे पब्लिकली डिस्क्लोज किया है। इमरान खान पर मुकदमा बना और उसके बाद कानूनी माहिरीन की राय यह थी कि इमरान खान कभी ना कभी इस साइफर के मामले में बुरी तरह से मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं और आज यही हुआ। तोशाखाना केस में इमरान खान को क्या रिलीफ दिया गया, इस पर तो हम बात करेंगे क्योंकि एक लंबी बहस है कि क्या उनकी नाअहली खत्म हुई है या ये जो फैसला आज का आया है ये आर्जी तौर पर उनकी नाअहली को सस्पेंड किया गया है और क्या इमरान खान को इसमें रिलीफ मिलता है या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन जो 27 मार्च 2022 को उन्होंने खत अपनी जेब से निकालकर लहराया था वो ताहाल उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है और आज पीटीआई चेयरमैन को साइफर केस में गिरफ्तार करके बुध को इस्लामाबाद में खुसूसी अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। लगता यह है कि अगर इमरान खान तोशाखाना केस में बरी हो जाते हैं तो साइफर के मामले में उनको दोबारा से सजा होगी और फिर वो पाबंदी सलासल ही रहेंगे। हम इस पर कानूनी माहिरीन से बात भी करेंगे। पीटीआई चेयरमैन की लीगल टीम के अहम मेंबर बैरिस्टर गौहर खान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। बैरिस्टर अभी हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर नवीद मलिक साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। सर, आपका बहुत शुक्रिया। आज जो फैसला सामने आया है, पहले तो हम सर उस पर बात कर लेते हैं कि आपकी क्या राय है। आपको क्या लगता है कि इमरान खान इसमें बरी होंगे और ये क्या आर्जी तौर पर सस्पेंड किया गया है उनकी नाअहली को? देखिए, जो चेयरमैन पीटीआई है उनको नीचे ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस में जो है ट्रायल होने के बाद 3 साल की सजा और 1 लाख रुपया जो है वो जुर्माना किया था। उस सजा को उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। जब भी कन्विक्शन के खिलाफ कोई अपील फाइल की जाती है तो उसके साथ एक एप्लीकेशन होती है अंडर सेक्शन 426 सीआरपीसी, वो फाइल की जाती है। क्योंकि नॉर्मली हमारा जो पाकिस्तान में सिस्टम है, आपको पता है, मुकदमात बहुत ज्यादा हैं और आम लिटिगेंट तो बेचारा वो इंतजार में ही रहता है कि मेरा मुकदमा लगेगा। तो नॉर्मली अपील जो है वो साल हर साल लेती है डिसाइड होने में। तो फिर उस एप्लीकेशन के जरिए से रिक्वेस्ट की जाती है कि अपील तो टाइम लेगी, लिहाजा फॉर द टाइम बीइंग ये मेरी जो कन्विक्शन है उसको सस्पेंड कर दिया जाए। तो कोर्ट जब है उनकी आर्गुमेंट सुनती है, अगर वो से सेटिस्फाइड नहीं होती है तो कोर्ट दूसरी पार्टी को भी नोटिस करती है, उनके आर्गुमेंट सुनती है और उसके बाद रिकॉर्ड देखने के बाद वो उस एप्लीकेशन का डिसीजन करती है। और आज जो चेयरमैन पीटीआई की एप्लीकेशन थी अंडर सेक्शन 426 सीआरपीसी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में जो बेंच था उन्होंने उस दरख्वास्त को मंजूर किया और वो जो उनको सजा हुई थी 3 साल की उसको सस्पेंड किया। यहाँ देखिए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ सजा फॉर द टाइम भी सस्पेंड हुई है और उनको बेल मिली है। उनकी जो कन्विक्शन है वो अभी तक इंटैक्ट है, उनकी जो नाअहली है वो अभी तक इंटैक्ट है। वो उस वक्त तक इंटैक्ट रहेगी जब तक इनकी मेन जो अपील इनकी चल रही है उसमें ये बरी नहीं हो जाते। वो अपनी जगह पे कायम है। अभी सिर्फ एक अबूरी हुक्म के जरिए से पीटीआई चेयरमैन को नहीं मिला आज के फैसले में। जी जी, मेरा नहीं ख्याल, ये उनको बेल मिली है जरूर, ये भी रिलीफ है। आफ्टर ऑल एक कन्विक्शन में जब तक अपील क्या पता साल चलती है 2 साल चलती है, तो वो यही होता है कि 3 साल शॉर्ट सेंटेंस है। जब तक अपील चलेगी हो सकता है वो जो भी आदमी है अंदर वो 2 साल गुजार सके और बाद में बरी हो जाए, तो फिर उसका अजाला कौन करेगा जो अरसा जेल में गुजरा है। तो लिहाजा ये देखते हुए वो आर्जी रिलीफ होता है, लेकिन वो जो मेन कन्विक्शन होती है इसमें। ठीक है, हमारे साथ नवीद मलिक साहब प्रोग्राम में मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, और राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है। नाजरीन, वजीर कानून ये कहते हैं कि साइफर को पब्लिक करने पर 2 से 14 साल तक पीटीआई चेयरमैन को सजा हो सकती है। ये मामला इंतहाई हसास नौयत का है और अगर साइफर के मामले पर उनको रिलीफ मिलता है तो उन पर 9 मई के जो मुकदमात बनाए गए हैं वो उससे भी ज्यादा संगीन नौयत के हैं। अब रिलीफ मिलेगा किस तरह से, और अगर मुल्क इलेक्शंस की तरफ जाता है तो क्या पीटीआई चेयरमैन हमें कैंपेन करते हुए दिखाई देंगे या वो जेल के अंदर ही रहेंगे? और इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है,
जैसा कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान और उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी, उसकी मुबैना ऑडियो सामने आए थे जिसमें दोनों को अमरीकी साइफर के हवाले से बात करते हुए सुना जा सकता है। और अमेरिका को अपनी हुकूमत के खात्मे की साजिश का जिम्मेदार करार देने के बाद इमरान खान ने यह इल्जाम आयद किया था कि यह बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी साजिश है। तो अगर साइफर के मामले पर उनको 2 से 14 साल तक सजा होती है तो फिर इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है बनेगा क्या और किस तरीके से इलेक्शंस होंगे? क्या ये सियासी बेचैनी और जो सियासी बहरान इस वक्त मुल्क में हमें दिखाई देता है, क्या इसका खात्मा हो सकेगा? ये मामला किस तरह से मुस्तकबिल में चलेंगे? ये सारी सूरत हाल जो है इस वक्त बड़ी हैरानकुन और तशवीशनाक है। यहां पर मैं कुछ आपके सामने इस मरासले के हवाले से कुछ तफसीलात रखना चाहता हूं कि नाजरीन 10 अगस्त को जब इंटरसेप्ट नामी अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट ने इस सफारती मरासले का मतन शाया किया था तो एक नई बहस शुरू हो गई थी कि हुकूमत की ईमा पर विफाकी तहकीकाती इदारे इस बात की छानबीन कर रहे हैं कि साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म हाउस भेजी गई थी, वो कहाँ है। और इस हवाले से पीटीआई चेयरमैन एक मरतबा FIA की तहकीकाती टीम के रूबरू पेश भी हो चुके हैं। अब इस हवाले से क्या सूरत हाल बनती है? नवीद मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया, राब्ता मुनक़ता हुआ था। सर, ये जो साइफर का मामला है और साइफर में जो केस बनाया गया है, इसकी तहकीकात भी हुई है, क्या वाकई अगर इमरान खान को इसमें सजा होती है पीटीआई चेयरमैन को तो वो कई साल फिर पाबंद सलासल रहेंगे और उन्हें बेल नहीं मिलेगी? सर देखिए, जो चेयरमैन तरीके इंसाफ हैं उन पे केस तो कुछ 200 से ज़ायद बने हुए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ जो खतरनाक केसेस हैं उनके लिए वो एक ये तोशाखाना केस है, एक ये साइफर केस है और शायद 9 मई का जो केस है, ये मुकदमात जो है ये इनके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो साइफर केस में तो आज उन्होंने सिर्फ उनकी जो है वो गिरफ्तारी डाली है, कल उनको वहाँ पे पेश किया जाएगा और पेश करके रिमांड की इस्तदा की जाएगी और उसके बाद फिर देखें आप कितने देर वो रिमांड पे रहते हैं। रिमांड पे रहने के बाद इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद फिर उनको जुडिशियल लॉकअप में भेजा जाएगा और जब वो जुडिशियल लॉकअप में चले जाएंगे तो फिर वो उस मुकदमे में जो है वो जमानत दायर करने का हक रखते हैं और उसके बाद फिर ट्रायल की स्टेज आएगी। दैट विल टेक टाइम ऑफ कोर्स। ये एक मुकदमा तोशाखाना तो अपने जो ट्रायल स्टेज है वो मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन साइफर केस है वो अभी ऑफ कोर्स टाइम लेगा। उसमें पहले बेल स्टेज आएगी, फिर ट्रायल स्टेज आएगी, फिर एविडेंस होगी और उसके बाद फिर सीएन होगा। अरे सर, इसमें मामला ये बड़ा पेचीदा है। साइफर का जो कंटेंट है वो तो मंजर आम पर नहीं आया कि ये जो इल्ज़ाम पीटीआई चेयरमैन आयद करते रहे हैं अपनी तकारीर में भी कि ये देखो साजिश हो रही है मेरे खिलाफ, और जो खत वो लहराते रहे हैं उसका एक्चुअल मतन तो अभी तक वाजे नहीं हुआ कि साइफर आया एक हकीकत थी या महज अफसाना था। और अभी भी जो उनके दाएं बाएं लोग थे पीटीआई चेयरमैन के, सिवाय आजम खान और एक आध के, सब उस पर कायम है कि साइफर वाकई एक हकीकत थी, मोस्टली उस पर कायम है। तो सर, ये केस क्या रुख इख्तियार कर सकता है? क्या उनकी लीगल टीम के पास कोई जवाब मौजूद होगा सच साबित करने का जो पीटीआई चेयरमैन लाइन लेते रहे हैं उसे? देखिए, ये वो वैसे तो अब ये केस पे कमेंट करने के मुतरादिफ है, लेकिन फिर भी सिर्फ इस हद तक जरूर कहूंगा कि इसके साइफर का जो सहारा लेकर जो चेयरमैन फिर पीटीआई है उन्होंने एक अपनी मुहिम शुरू की। सर, केस पर कमेंट नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या अभी कानूनी चारा जो उनकी लीगल टीम कर सकती है इस हवाले से? सर, उसमें तो अब ऑफ कोर्स वो FIR रजिस्टर्ड हो चुकी है, FIR में उनकी गिरफ्तारी डाल चुकी है। अब वो कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करने के। वो ऑफ कोर्स अब उनको रिमांड पे लिए लेके जाया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उसमें एविडेंस कलेक्ट की जाएगी और उनके जो मुकदमा है वो सिर्फ उसको कॉन्टेस्ट कर सकते हैं हर स्टेज पे। लेकिन इस वक्त उनके खिलाफ उनके पास और कोई रेमेडी नहीं है कि वो अब कोई कहे कि इस मुकदमे को खत्म हो जाए, या तो वो मुकदमा तो स्टार्ट हो गया। अब उसके बाद यही है कि वो प्रोसीजर के तहत उस मुकदमे को कॉन्टेस्ट करे। अगर रिमांड की स्टेज आती है तो रिमांड को कॉन्टेस्ट करे, अगर ट्रायल की स्टेज आती है तो ट्रायल में अपनी जो है डिफेंस पेश करे और उसके बाद इस मुकदमे का जो फैसला होगा वो कोर्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, नवीद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। नाजरीन, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। आज का फैसला और कल पीटीआई चेयरमैन की पेशी, क्या उनकी सजा की मुअत्तली, उनकी नाअहली की मुअत्तली भी है, और क्या पीटीआई चेयरमैन हमें आने वाले इंतखाबात में अपनी सियासी कैंपेन करते हुए दिखाई देंगे? मामला बहुत पेचीदा हैं। उनकी लीगल टीम के मेंबर बैरिस्टर गौहर खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज का जो फैसला आया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ रिलीफ मिला है पीटीआई चेयरमैन को? ऑब्वियसली देखो, मैं इसको बड़ा पॉजिटिव लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौक़िफ़ की तायीद हुई है। जो हम कहते चले आ रहे थे कि ये हमें सुनने का नहीं दिया गया, चार्ज गलत फ्रेम हुआ है, एविडेंस के दौरान जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो आंसर नहीं हुए थे, हमें हक दिफा नहीं दिया गया था, और जो एप्लीकेशन थी उस पर फैसला नहीं हुआ था, हमें सुना नहीं गया था। उन सब बातों की तायीद होती है, क्योंकि कई दिनों तक हाई कोर्ट ने बड़ी सेर हासिल बहस सुनी है और फाइनली इस जजमेंट को सस्पेंड कर दिया। तो सस्पेंशन हमारी मौक़िफ़ की फतह है, तो हम बात से जरूर खुश है। अब उसकी लाइट में रिलीव नहीं हुए, फौरन रिलीज नहीं हुए, ये एक अलग बात है, लेकिन बड़े सारे केसेस है। अगर उस केसेस में वो अरेस्ट कर रहे थे, बदनीयती पर मबनी है, लेकिन जहां तक इस केस का ताल्लुक है और जजमेंट का ताल्लुक है तो बड़ी सेटिस्फाइड है इससे। अरे सर, अगर हम देखें तो मुकदमात तो पीटीआई चेयरमैन पर 200 से ज्यादा है, लेकिन बैरिस्टर साहब जो 3 केसेस हैं ये इंतहाई संगीन है। एक तो तोशाखाना का मामला था, दूसरा साइफर का है, और तीसरा 9 मई के मुकदमात हैं। अब साइफर केस में भी उनकी गिरफ्तारी के पेशी के अहकामात आ चुके हैं, और गिरफ्तार करके बुध को इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत में पेश करने के अहकामात आ चुके हैं। आपको क्या लगता है, ये केस क्या पीटीआई चेयरमैन को, जिस तरह से वजीर कानून ने कहा कि अगर इसमें वो सजा पाते हैं तो 2 से 14 साल वो पाबंद सलासल रह सकते हैं, ये केस कितना उनके लिए भारी साबित हो सकता है? नहीं, इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मौजूदा केस है जो और कोर्ट ने अपने पहले ही हफ्ते में ख़त्म कर दिया, इसकी जजमेंट को सस्पेंड कर दिया, बाकी भी तो इतने बराबर भी केसेस नहीं है। ये सिर्फ इन्होंने केसेस बनाए हैं, इसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, खान साहब ने कोई गलत नहीं किया है। इनके पास अगर ऐसे केसेस होते तो कब के ये ट्रायल चलवा चुके होते और करते। यही तो हम इस्तदा करते रहे कि बेशक आप कमीशन बनाओ, ट्रायल चलाओ, जो करना है कर ले, लेकिन जिस तरीके से वो राइट वायलेट करके, ड्यू प्रोसेस वायलेट करके कर रहे हैं, इनकी कोशिश फकत इतनी है किसी तरीके से इलीगली उनको इन्वॉल्व करे, किसी तरीके से इनको जेल में रख के, किसी तरीके से उन पे प्रेशर दबाए, किसी तरीके से दबाव में ला करके उनसे उनके जो मोराल है उसको डाउन करने की कोशिश करे, उनको इलेक्शन से आउट करे, उनको सिस्टम से आउट करे, उनके पॉलिटिकल वर्कर और सपोर्टर को हौफ हिरास में मुब्तला करे। इसका इंटायर पर्पज यही है। हम बिल्कुल होपफुल है, ये कल ट्रायल चलाना चाहेंगे, हम सारे ट्रायल फेस करने को तैयार है, हम सारे इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन फेस करने को तैयार है और हम फेस करते रहे। सिर्फ इतनी गुजारिश जरूर थी कि इसके लिए कमीशन बुलाएं जिसमें सिर्फ वन साइडेड इंक्वायरी और ना हो, बल्कि दोनों साइडों को सुना जाए और फिर एक फेयर ट्रायल हो जिसमें जहां भी हो तो हम फेस करेंगे। तो सर, ये साइफर के मामले को क्लियर क्यों नहीं किया गया अवाम की जानिब से? अभी भी आप समझते हैं, आप तो उनके लीगल टीम के मेंबर हैं, कि इस पर कोई वाज़ेह सफाई पेश की जा सकती है कि साइफर हकीकतन एक गैर मुल्की साजिश थी? ये देखो, इसके बारे में तो साइफर डीमार्च कराया गया, साइफर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने लाया गया, उसको कैबिनेट ने डिस्कस कर लिया। और अगर एक आपका एम्बेसडर फॉरेन ऑफिस में लेटर लिखे और वो फॉरेन मिनिस्टर के पास में आ जाए, तो क्या फॉरेन मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो आकर के अपने प्राइम मिनिस्टर को बताए, और प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसको रख के अपने कैबिनेट के सामने और कैबिनेट उस पर फैसला करे? ये साइफर सदर के पास गया, ये स्पीकर के पास था, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। इस पे ये कहा गया कि आप इस पे कमीशन बनाए, कमीशन बन गया था, वो कमीशन में तारिक साहब ने फिर इनकार कर दिया कि मैं कमीशन का हिस्सा नहीं बनता, और इस पे डीमार्च कराया गया। तो ये तो एक हकीकत है, एक इस तरह हुआ है और एक कोशिश की गई थी, और क्या है। अब इनका जो केस सारा बना हुआ है कि कॉपी कहाँ चली गई, उसको किस मिसयूज किया गया, अनअथराइज्ड इस्तेमाल हुआ। क्या अगर फॉरेन मिनिस्टर अपने प्राइम मिनिस्टर को कोई लेटर दे दे और उसमें डिकोड करके उन्होंने दिया हो कि ये मेरे पास मेरे बाहर मुल्क के सफीर ने ये भेजा है, तो क्या ये अनअथराइज्ड इस्तेमाल है? और अगर प्राइम मिनिस्टर उस बात को अपने पब्लिक में ले आए तो क्या ये अनअथराइज्ड है? मैं तो समझता हूँ अगर मुल्क के खिलाफ साजिश की जाए और प्राइम मिनिस्टर उसको छुपा के रख ले, न कैबिनेट को बताए, न अपने पब्लिक में लेके आए, न सिक्योरिटी कमेटी में ले जाए, न उस पर डिमार्च कराए, तो वो प्राइम मिनिस्टर ही का कसूर होगा, बजाय इसके कि हम कहें कि प्राइम मिनिस्टर ने गलत किया।
अरे सर, बतौर पीटीआई लॉयर नहीं, मैं आपसे एक लीगल एक्सपर्ट के ये जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है पीटीआई चेयरमैन का अब क्या मुस्तकबिल है? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि तोशाखाना में अगर उनको बेल मिले तो इस केस में वो गिरफ्तार हो जाएं, या वो अब बाहर आएंगे, उनको बेल मिलेगी तो वो आवाम के बीच में आएंगे? बिल्कुल, और ये मैं आपको बताऊं, जब भी आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं तो मैं बिल्कुल पीटीआई से के मुताबिक जवाब नहीं देता। आपने सारे क्वेश्चन आप मुझसे लीगल कर रहे हैं और इस पे मैं आपको मौक़िफ़ दे रहा हूं। मेरा ये ख्याल है कि एक बंदा जिसके खिलाफ आप इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो कोर्टों में पेश हो रहा है और 150 केसेस में 300 पेशियां भुगत रहा हो, तो उसका भी राइट बनता है कि इतने केसेस में कहूँ मैं और कहाँ चला जाऊँ। अगर मुझे गैर आईनी गैर कानूनी तरीके पे कन्विक्ट करके गिरफ्तार किया जाता है तो फिर उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए उन केसेस में भी। तो मुझे उम्मीद है कि अदालत इसको बड़ा सीरियसली लेगी और अदालत उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, और अदालत अगर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द खान साहब बाहर आ जाएंगे। और सर, नाअहली को किस तरह से चैलेंज करेंगे अगर उनको मिलती है बेल, जिस तरह से आप कह रहे हैं? तो देखिए, ये नाअहली ऐसा पॉइंट है कि मैं आपको बताऊं, हमारे आर्टिकल 62 और 63 में वो प्रोविजन मौजूद है कि ये क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए जो आर्टिकल 62 में है, और आर्टिकल 63 ये कहता है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन आप में ना हो अगर आपने पार्लियामान का हिस्सा बनना है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है तो पहले जो इलेक्शन एक्ट था, रूपा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट था, उसमें जरूरत से ज्यादा डिस्क्वालिफिकेशन रखी गई थी। 2017 के कानून में ये प्रोवाइड किया गया कि क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन वो होगी जो आर्टिकल 62 और 63 में मौजूद है। उसके मुताबिक आज तक किसी को 63(1)H में कभी भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफिकेशन किया है वो गलत है। इस केस की बुनियाद बना के तोशाखाना को उसको मॉरल टर्पिट्यूड का नाम देकर के डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। वो एक ऑर्डर है, नोटिफिकेशन है जो इटसेल्फ इलीगल है, वो हम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला कोर्ट इसको सेटिस्फाइड कर लेगी। खासकर जब सेंटेंस खत्म हुआ, सस्पेंड हुआ, इसके साथ डिस्क्वालिफिकेशन की भी बात नहीं बनती। खान साहब की कोई आईनी कानूनी तौर पर कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, वो इलेक्शन के लिए अहल है। ठीक है नाज़रीन, 27 मार्च 2022 को हुकूमत के खात्मे के बाद पीटीआई चेयरमैन ने जो खत लहराया था, ये वही मुकदमा है और साइफर का मामला है। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये आजम खान साहब की जो गुफ्तगू थी, उनका जो बयान था, उस पर क्या कहेंगे आप? वो किस हद तक जो है वो डेंट डाल सकता है इस केस को? नहीं, वो नहीं डालेगा। तो पहली बात तो यह है कि हुकूमत के पास लगता है कि कोई और एविडेंस मौजूद नहीं है, तो वो कोशिश करना चाह रहे हैं कि किसी को वादमाप गवाह बना करके लेके आए, लेकिन उसकी स्टेटमेंट की कोई वर्थ नहीं है। वो घर से उनको उठाया गया, लेके गया, उसकी फैमिली मेंबर्स और उनके जो घर वाले थे, उन्होंने केस फाइल किया हाई कोर्ट में। हाई रिपोर्टें आई हैं कि जी वो घर से अगवा हुआ है, उसकी वीडियो मौजूद है। फिर 1 महीने के बाद एक बंदा मजिस्ट्रेट के पास जाता है कि मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ। ऐसी स्टेटमेंट्स की लीगली तौर पर कोई वक़्त नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसको बेस बना के किसी को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कन्विक्शन तो दूर की बात है, इसको बेस बना के आप किसी को अरेस्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है सर, उस वक्त वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इसी केस में जेल में है और उनका जिस्मानी रिमांड भी लिया गया है, और अभी तक इस हवाले से ये भी सवालात उठ रहे हैं कि और कौन कौन इस साइफर केस में पीटीआई से गिरफ्तार किया जा सकता है या उसको इस मुकदमे में शामिल किया जा सकता है। सर, इस पर क्या कहेंगे? देखो, कोशिश तो ये लोग यही कर रहे हैं और उसमें सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं, पर कुछ ऐसे केसेस होते हैं उनका हकीकत से एक ताल्लुक होता है, और जिसमें बात पे मैं तो बिलीव करता हूँ कि अगर किसी ने भी कोई जुर्म किया है, कानून के मुताबिक उसको सजा मिलनी चाहिए, फेयर ट्रायल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पर मैं ये नहीं समझता कि ये ऐसे केसेस है जो कि जिसमें कन्विक्शन हुई हो, जिसमें कोई जुर्म कमिट किया हुआ किसी ने और उसकी ट्रायल किया जाए। ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस अपने अंजाम को बहुत जल्द पहुंचेंगे। ठीक है, बैरिस्टर गौहर खान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, पीटीआई चेयरमैन की लीगल टीम का हिस्सा हैं, और अब दोबारा से जो है वो गिरफ्तारी का मामला है। पीटीआई के चेयरमैन को बुध को यानी कल गिरफ्तार करके इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। नाज़रीन, गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे और कानूनी माहिरीन की यही राय है कि इमरान खान को पीटीआई चेयरमैन को रिलीफ मिल सकता है साइफर के मामले पर। इस हवाले से
अब सुबह क्या होती है समात, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल और बुनियादी सवाल जिसका जवाब किसी ने नहीं दिया वो ये है कि एक तरफ FIA हुकूमत पर इस बात की तहकीकात तो कर रहा है कि साइफर की जो कॉपी वजीर आजम हाउस भेजी गई थी वो कहां पर है, और ये सवाल के साबिक वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत के पास मौजूद है साइफर की कॉपी और वजारत खारजा में मौजूद है। किसी ने कहा कि सेक्रेटरी खारजा के पास मौजूद है। सवाल यह है कि साइफर की कॉपी इस वक्त कहां पर है, और अगर PTI चेयरमैन अलल ऐलान अपने तकारीर में और अपने जलसों में कौम से झूठ बोलते रहे हैं तो फिर कम से कम अवाम का यह जानना तो हक है कि आखिर साइफर का कंटेंट क्या था। अगर साइफर में वो कुछ नहीं था जो PTI चेयरमैन इल्जामात आयद करते रहे तो फिर साइफर क्या था। अगर आजम खान साहब का बयान सामने आता है या इस तरह के और भी गवाहान के बयान सामने आते हैं, उनकी अहमियत उस वक्त तक वाज़ेह नहीं हो सकती जब तक कौम को यह बता नहीं दिया जाता कि यह साइफर था, इसमें यह दर्ज था और PTI चेयरमैन ने कौम को इस तरह से गुमराह किया है। अब देखते हैं कि सुबह इस समात का क्या अहवाल होता है और क्या वाकई जिस तरह से वजीर कानून ये कह रहे हैं कि 2 से 14 साल उनको सजा हो सकती है सिर्फ 27 मार्च 2022 को ये साइफर लहराने पर। इस पर कल के प्रोग्राम में हम तफसीली बात करें। रुखसान मीर को न्यूज़ फीड से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।